कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध कुटज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले द्विवेदी जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी के मूर्धन्य कवियों में शुमार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश बलिया के दुबे के छपरा में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल दुबे था। पिता अनमोल दुबे की प्रेरणा से इन्होंने साहित्याचार और ज्योतिषाचार काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने किया और कार्यक्षेत्र पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात ये विभागाध्यक्ष के पद पर तीन विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ष रहे। विभागाध्यक्ष माने विभाग का अध्यक्ष, जिसको अंग्रेजी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD कहते हैं। तो ये शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की ये विभागाध्यक्ष के पद पर सुशोभित थे। और इसके पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ये रेक्टर पद को इन्होंने सुशोभित किया। द्विवेदी जी जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लगे रहे। जीवन पर्यंत इन्होंने हिंदी साहित्य की साधना की। ये भारतीय साहित्य, दर्शन या संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। गंभीर चिंतक, विचारक, उच्च कोटि के समीक्षक एवं कुशल वक्ता थे। इनकी प्रमुख कृतियां विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कुटज जो आज हम लोग पढ़ेंगे, कल्पलता, आलोक पर्व, साहित्य के साथी, उनके प्रमुख ये निबंध संग्रह। ये आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखे हैं। आलोचनात्मक रचनाएं सूर साहित्य, कबीर, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म आदि। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ये उपन्यास हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को विभिन्न संस्थाओं से उपाधियां मिली हैं। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि मिली, डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको इनके कबीर कृति पर इनको मिली है। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनके द्वारा जो आज हम लोग निबंध, ललित निबंध पढ़ेंगे, कुटज, बड़ा ही खूबसूरत निबंध है। ये ललित निबंध है। कुटज एक वृक्ष है जो हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है और लेखक को वहाँ कुटज से मुलाकात होती है और लेखक पहली नज़र में कुटज को पहचान नहीं पाता है। उसके उगने का जो परिवेश है, यानी पथरीला है, कंकड़ से भरा है, चट्टान है, वैसी स्थिति में कुटज को उगते देख करके उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। खूबसूरती से लेखक
हिमालय क्षेत्र का वर्णन किया है। कुटज के नाम की उत्पत्ति के बारे में लेखक ने खूबसूरती से वर्णन किया है। साथ ही साथ कुटज के स्वभाव की तुलना एक मनुष्य से उन्होंने किया है। तो ये समग्र अध्ययन बड़ा ही सुंदर, व्यापक, लालित्यपूर्ण बन पड़ा है। तो आइए हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की पंक्तियों पर नजर डालें। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। कहते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, यानी पर्वत शोभा के खजाना होते हैं, धाम होते हैं, घर होते हैं। कोई भी पर्वत सुंदर होता ही है। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या है, हिमालय तो पर्वतराज है, इसलिए हिमालय की खूबसूरती का कहना ही क्या है। और आज जो हिमालय जहाँ पर खड़ा है, आप जानते होंगे कि बहुत पहले वहाँ टेथिस सागर हुआ करता था, और आज दुनिया की सबसे ऊंचाई वाला पर्वत हिमालय आज खड़ा है। हिमालय को रत्नाकर भी कहते हैं। अनंत रत्न प्रवस्य यस्य, अनंत रत्न प्रवस्य यस्य। अनंत रत्न प्रवस्य यश, इसका मतलब हुआ कि हम हिमालय अनेक रत्नों का जन्मदाता है। तो पूरब और अपर समुद्र महोदध और रत्नाकर दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। ऐसा कालिदास ने कहा था कि हिमालय पृथ्वी का मानदंड है। मानदंड माने मानक, मानदंड का मतलब मानक या नापने का डंडा। तो कालिदास ने हिमालय को मानदंड कहा था। इसको मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि पृथ्वी का मानदंड किसने कहा था, तो इसका उत्तर होगा कालिदास ने। तो हिमालय जो है हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ये प्रधान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, और ये जो है वह हिमालय। इसको पाद प्रदेश भी कहते हैं। इसका नाम एक और नाम है शिवालिक। शिवालिक नाम भी है। तो लेखक कहते हैं कि इसी के पाद प्रदेश में यह श्रृंखला दूर तक लेटी हुई है। कौन श्रृंखला? हिमालय की। हिमालय की ये श्रृंखला दूर तक पाद प्रदेश में, यानी वह हिमालय में, यानी जो शिवालिक क्षेत्र है उसमें दूर तक लेटी हुई है। अब शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक शिव का जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है। लेखक अपने मन में प्रश्न कर रहे हैं। जैसे पूरी आकृति यदि शिव को मान लिया जाए तो शिव का ये ऊपरी मस्तक हुआ और नीचे ये जटाजूट हुआ। तो लेखक कहते हैं कि शिव का ये जटाजूट का ये तो निचला हिस्सा तो नहीं है। फिर उन्होंने कहते हैं, वो कह रहे हैं कि सपाद लक्ष्य या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो ये लगता नहीं है। कहते हैं कि शिव की लटियाई जटाजूट इतनी सूखी और निरस और कठोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र पथरीला है, कंकड़ीला है,
और शुष्क है, चट्टानों से भरा है, तो इतना शुष्क जो है वो शिव की जटा ही हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर है, जहाँ लेखक गए हुए थे। कहते हैं कि अलकनंदा का स्रोत, अलकनंदा जो गंगा की सहायक नदी है, वहाँ से दूर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया रहता है। संपूर्ण हिमालय को देखकर किसी के मन में समाधिस्थ शिव की मूर्ति स्पष्ट होती होगी। कोई देखता होगा शिव भक्त, तो उसके दृष्टि में ये शिव की समाधि दिखती होगी और उनकी जटाजूट दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती होगी। तो उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल में, अलक माने केश, उसी शिव के अलक जाल में, जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व तो यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं यहाँ पर अज्ञात नाम, अज्ञात लेखक के लिए अज्ञात नाम वाला, अज्ञात गोत्र वाला झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े हुए लेखक को दिखाई दे जाते हैं। बेहया, बेहया ऐसा पौधा है जो गर्मी में शुष्क क्षेत्र में भी वो बड़ा हरा भरा रहता है और यहाँ कोई हरियाली नहीं दिखती है। ऐसी स्थिति में ये बेहया जो हैं वो हरे भरे दिखाई देते हैं। यहाँ दूब तक सूख जाती है, काली काली चट्टानें और बीच में शुष्कता की अंतर निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती, तो रस कहाँ, यानी लाल रेती है और वहाँ पर शुष्कता है, फिर उसमें नमी कहाँ हो सकती है। तो ऐसे वातावरण में ये जो ठिगने से, ठिगने माने छोटा, ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर जी भी रहे हैं और शान से जी रहे हैं। लेखक कहता है इन्हें क्या कहूँ, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। लेखक कहता है कि ऐसे वातावरण में जो जीता है क्या बेहया है, बेहया है क्या, या मस्त मौला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती हैं, तो जिनको आप बेहया कहते हैं लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वो गहरी बैठी रहती हैं और ये जड़ें पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस गह्वर से, यानी किस गड्ढे से अपना भोग्य खींच लेती हैं। तो इस तरह से इस परिवेश में ये कुटच जी रहा है और कुटच के बारे में शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।